नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतन जीएस क्लासेस में। बीएसएससी के सचिवालय सहायक सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और पीटी की परीक्षा जो कि 16/2/2015 को आयोजित करवाई गई थी उसके बारे में हम लोग आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे 19वीं सेट को, जो कि 2005 से अब तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं बीएसएससी के द्वारा, उसके तहत हम लोग देखेंगे सचिवालय सहायक की जो परीक्षा हुई थी पीटी की परीक्षा 16/2/2015 को, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। बढ़ेंगे अपने सेशन में आगे प्रश्न की ओर। ये उसका क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 19 नंबर सेट को, जो कि द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 16/2/2015 को, उसको हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं और बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल के पालक्काड जिले के मन्नारकाड से 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है दोस्तों, और यह जो है वह 90 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान है। वो उत्तर में नीलगिरी की पठार तक विस्तृत है और दक्षिण में मन्नारकाड के मैदान से भी ऊंचा है। दोस्तों इसका जो वातावरण है, यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी शांत है और इसके वजह से ही इसको हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात साइलेंट वैली है वो केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों गोवा जो है वो मांडोवी नदी पर अवस्थित है। गोवा जो हुआ करता था दोस्तों वह भारत का सबसे छोटा राज्य है और दुनिया का सबसे सुंदर जो है वो समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों गोवा जो है वो कभी पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था, जो कि 19 दिसंबर 1961 से भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया था, और यह जो है दोस्तों वो मांडोवी नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। दोस्तों समदाब रेखाएं जो है वो समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो दोस्तों लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में समाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लूनी नदी का यदि उद्गम स्थल को देखा जाए तो अजमेर जिले में स्थित एक नाग पहाड़ी है जिसको अरावली पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ से यह निकलती है, लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कच्छ के रण में जाकर के वो समाहित हो जाती है दोस्तों। और यह जो है वो एक नमकीन नदी के नाम से भी जानी जाती है, अर्थात यहाँ का जल जो है वो नमकीन है और यह थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से हैं, अर्थात डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। तो दोस्तों वो जो थे वो अमेरिका देश से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हैं वो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं और वो एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक भी हैं जिन्हें हरित क्रांति के पिता के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो दोस्तों वो जो है वो अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत ही जातिवाद के आधार पर होने वाली जो छुआछूत या अस्पृश्यता है उसके भेदभाव को गैर संवैधानिक माना गया है, जबकि अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार के जितनी भी उपाधि देने की व्यवस्था की गई है उसको खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई दे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना की जाती है। तो दोस्तों इसकी गणना की जाती है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसका ऑप्शन दोस्तों ऊपर है तो पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उसके ऑप्शन को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
दोस्तों राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और अब हम लोग देखेंगे इसके ऑप्शन को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों पहला कथन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, जबकि ये बिल्कुल सत्य है। अगला है, राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या अर्थात तिलियों की संख्या 24 होती है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। दोस्तों ये सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यही कथन जो है वो गलत है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का दोस्तों 1/6 से कम मत प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में से कोई भी उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि तब खो देता है यदि उसके कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ था। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1885 में ही हुई थी और वो ए.ओ. ह्यूम अर्थात एलन ऑक्टेवियो ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे उनके द्वारा की गई। और इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। और उस समय जो भारत का वायसराय हुआ करता था दोस्तों वो हुआ था लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? अर्थात जब कोई दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो इसके पास न्यूनतम अर्थात कम से कम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो दोस्तों उसके पास कम से कम 55 सांसद जो हैं वो लोकसभा में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो दोस्तों आवेदन समर्पित करने के लगभग 7 दिनों के बाद जो है वो आवेदन पत्र प्रभावी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है वो ग्राम पंचायत का कोई भी अगर सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपने हाथ से लिखे हुए आवेदन को मुखिया को ही समर्पित करता है और यह आवेदन जो है वो 7 दिन के बाद प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए गए थे? तो दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 महीने चला, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1952 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर प्रश्न, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो दोस्तों उसका अनुपात जो है वो 90:10 का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात नरेगा का जो योजना है वो केंद्र और राज्य ये दोनों सरकारें मिलकर खर्च का वहन करती है, जिसमें कि केंद्र सरकार का वहन होता है 90% जबकि राज्य का होता है 10%। इसको अनुपात में ढाला गया है दोस्तों, वो होगा 90:10 का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो दोस्तों वो है
तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है जिसका कार्यकाल रहा था 1961 से 1966 ईस्वी के बीच में, और उस समय उसके अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस समय चीन जो कि 1962 में एवं पाकिस्तान से जो कि 1965 ईस्वी में, ये दो तरह के युद्ध हुए थे, जिसके कारण वर्षा न होने के कारण भी यह जो योजना है वो असफल मानी गई है और ये योजना बहुत प्रभावित रही है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई वो 1929 ईस्वी में की गई, जो कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और फिर इन्हीं के द्वारा 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा की भी गठन की गई। अर्थात प्रश्न यदि ये कहे कि अखिल भारतीय किसान सभा की गठन किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों वो है सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों नील दर्पण के जो रचनाकार हुआ करते थे वो दीनबंधु मित्र हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1860 ईस्वी में जो प्रकाशित की गई थी नील दर्पण, अर्थात नील की खेती करने वाले की दुर्दशा का जो चित्रित किया जाता था, उसी का रचनाकार हुआ करते थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर जो है प्रश्न वो कह रहा है नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। तो दोस्तों वो जो है बलवंत राय मेहता कमेटी की संबंध जो है वो पंचायती राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके और आंसर जो है और ऑप्शंस जो है वो नीचे दिए गए हैं, जिसमें इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार था वो था लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो क्रीड़ा प्रशिक्षण अर्थात खेल का जो प्रशिक्षण देता है उसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न को कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में किससे संबंधित है। तो दोस्तों खेल दिवस जो है वो ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यानचंद से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो रामोन मैग्सेसे के नाम पर ही दिया जाता है और रामोन मैग्सेसे जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1957 ईस्वी से ही की गई थी। दोस्तों यह पुरस्कार जो फिलीपींस के अर्थात ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं रोमन मैग्सेसे, उन्हीं के स्मृति में या उन्हीं के जयंती पर हर साल 31 अगस्त को मनीला में प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, अर्थात मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों वो किए गए थे रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर प्रश्न दोस्तों सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो दोस्तों सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों यह उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक अर्थात 5600 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण लगभग 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है दोस्तों डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं। तो दोस्तों 2014 में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था उसका विजेता हुए थे मलाला यूसुफजई
और कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। कह रहा है बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों बिहू जो है वो असम राज्य का त्यौहार है। ये जो है असम राज्य का एक रंगारंग त्यौहार है और यह साल में 3 बार मनाया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रंगोली या बोहाग जो है वो बिहू एक फसल अर्थात बुआई की शुरुआत का प्रतीक है और इसमें नए वर्ष का भी शुभारंभ होता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, अर्थात 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों पेरू की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों पेरू की राजधानी जो है वो लीमा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरू जो है दोस्तों वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, अर्थात पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जहाँ की जिसकी राजधानी जो है वो लीमा है और यहाँ की जो प्रमुख नदी जो है दोस्तों वो है अमेजन और यहाँ की मुद्रा जो है वो है न्यूबोसोल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न कह रहा है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ पर है? दोस्तों चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है वो यूक्रेन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा जो है वो येन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? दोस्तों ये प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? इसके ऑप्शंस ऊपर हैं, हम लोग उसको स्किप करके ऑप्शन को लाते हैं और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलोफर, अर्थात नीलोफर चक्रवात जो है वो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 33 नंबर प्रश्न कह रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो सुखविंदर सिंह के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो लिखी गई है सुखवंत सिंह के द्वारा। दोस्तों सुखवंत सिंह जो कि एक अंग्रेजी के उपन्यासकार हुआ करते थे दोस्तों, जो कि 1956 ईस्वी में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया और 1947 ईस्वी में भारत विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित थे। और यह उपन्यास जो है वो पंजाब के एक कल्पित गांव जो कि मनु माजरा की कहानी है उसको बयां करती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारत एक खोज जो पुस्तक है उसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह है क्यूबा। क्यूबा जो है दोस्तों वो गणतंत्र कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो कि हुआन यहाँ की राजधानी हुआ करती है और हुआन जो है वो सबसे बड़ा शहर भी है। क्यूबा को दोस्तों विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में क्यूबा को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों ये 4 डिग्री सी पर ही जब जल का घनत्व अधिक होता है जिसके कारण बर्फ बन करके वो जल के ऊपर तैरने लगता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है वो हुआ था दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को।
39 नंबर प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो दोस्तों वो हुए थे A.O. ह्यूम अर्थात एलन ओक्टेवियम ह्यूम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी जो है वो नेपिदाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों तमस उपन्यास जो है उसके लेखक है भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है इसका प्रकाशन किया गया था, अर्थात तमस उपन्यास जो है उसका प्रकाशन किया गया था 1973 ईस्वी में, और 1975 ईस्वी में इसके लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। फिर 1986 ईस्वी में गोविंद निहलानी ने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो दोस्तों अर्थात वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी जो है वो कर्नाटक की टीम ने जीती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 44 नंबर प्रश्न, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इसके ऑप्शन को हम लोग स्किप कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन जो है इसके ऊपर है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लीमेंट एटली, अर्थात क्लीमेंट एटली जो है वो भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों तत्कालिक एग्जाम के अनुसार जो हुआ करते थे रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी वो थी दोस्तों जयंती पटनायक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो जनवरी 1992 ईस्वी में की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष उस समय जयंती पटनायक ही हुआ करती थी। दोस्तों 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा के स्थान पर ललित कुमार मंगलम को भी इसके अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न को कह रहा है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? दोस्तों भारत और चीन के बीच जो है वो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 1954 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पंचशील समझौता जो है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं जिसको पंचशील नाम दिया जाता है, और इसके मूल प्रवर्तक जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लॉर्ड थे। और यह जो है दोस्तों 28 जून 1954 ईस्वी को दिल्ली में दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत के बाद जो है वो भारत और चीन ने एक दूसरे को मतलब कि संयुक्त बयान जारी किया, और उसी में से जो 5 सिद्धांत उभर कर आए उसको पंचशील नाम दिया गया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं वो किस देश से संबंध रखती हैं? तो दोस्तों आंग सान सू की जो है वो म्यांमार से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में 1932 ईस्वी में ही पूना की समझौता की गई थी, जो कि यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को किया गया था। और ये जो है वो अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्गमन भी अर्थात अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में एक अनुमति प्रदान की थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है,
गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? अर्थात गिर का जो वन है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों वो भारत के गुजरात राज्य में ही स्थित है, जो कि एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। 1424 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और इस जंगल को 1969 ईस्वी में वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। अर्थात ये गिर वन जो है उसको 1969 ईस्वी में ही वन्य जीव अभयारण्य की मान्यता प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात गिर वन गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध पेंटर जो हुआ करते थे राजा रवि वर्मा वो त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रावणकोर जो कि वर्तमान में केरल के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों बिहार में जो नदी बहती है वो सोन नदी, जिसका उद्गम जो है वो अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सोन नदी को जो है उसको सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में एक अमरकंटक जगह है वहाँ से उत्पन्न होती है दोस्तों, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है और इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो लगभग 784 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों वेनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे 55 नंबर प्रश्न को। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, संपूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को। दोस्तों इसके पहले का जो प्रश्न है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग साइंस के प्रश्न को देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों वो है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है, अर्थात पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण ही होता है और इसके 4 घटक हैं जो कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैंथोफिल है। दोस्तों इसके क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह जो है प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, 70 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों शुष्काछिकोप जो है वो मनुष्यों में विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों शुष्काछिकोप जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है और यह रोग जो है दोस्तों वो विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसमें जो है दोस्तों वो शरीर खासकर जांघ और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं और रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाती हैं और दांत गिरने लगता है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, अर्थात प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम जो है दोस्तों वो बालच है, अर्थात मरास्मस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों वो है अंटार्कटिक के
कैंप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी की सतह से जब ऊपर या नीचे हम लोग जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जी का मान घटता जाता है और पृथ्वी के ध्रुव पर अर्थात पोल पर इसका मान जो है वो महत्तम होता है और विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर पर जो है वो न्यूनतम होता है अर्थात जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो कम हो जाता है, जबकि घूर्णन गति घटता है तो जी का मान इसका बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अर्थात शरीर का वह कौन ऐसा अंग है जो खराब हो जाता है जिसके कारण से दोस्तों मधुमेह रोग जो है उसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो वो है दोस्तों पैनक्रियास या अग्न्याशय। दोस्तों अग्न्याशय खराब हो जाने के कारण ही मधुमेह रोग का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। मधुमेह जिसको दोस्तों हम लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं, वो रक्तचाप से संबंधित बीमारी का एक समूह है और इसमें जो है वो लंबे समय तक रक्त में शर्करा अर्थात चीनी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और मधुमेह का कारण या अग्न्याशय अर्थात इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। अग्न्याशय जो है वो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या शरीर की कोशिकाएं जो है वो इंसुलिन को ठीक से जवाब नहीं कर पाती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है इबोला क्या है। तो दोस्तों इबोला जो है वो एक वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इबोला जो है दोस्तों वो एक वायरस है और विषाणु है जो कि एक अत्यंत घातक बीमारी के रूप में धारण कर सकता है और ये बीमारी जो है वो शरीर के नसों से खून को बाहर आना शुरू कर देता है जिसमें कि अंदरूनी रक्तस्राव का प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि 75 नंबर प्रश्न है। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह जो है वो निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो दोस्तों घेंघा रोग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो दोस्तों विटामिन ए जो है वो यकृत में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो दोस्तों मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वो फाइलेरिया रोग का वाहक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फाइलेरिया रोग जो है वो क्यूलेक्स नामक एक मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर जो है वो गंदे जगहों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पुबेरिया नामक परजीवी जो है वो शरीर में जाने से यह रोग उत्पन्न होने लगता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वो गला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओवट्टू ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाती है और यह जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह जो द्विपिंडक रचना हमारे गले में अर्थात स्वर यंत्र के नीचे जो है वो लगभग समान स्तर पर स्थित होती है। दोस्तों ये जो है वो चयापचय क्रिया में थायराइड ग्रंथि का विशेष योगदान होता है। अर्थात जो थायराइड ग्रंथि है उसका एक और विशेष योगदान होता है दोस्तों, वो होता है चयापचय प्रक्रिया में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों तारों का रंग निर्भर करता है अर्थात आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं जो उसका जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात कोई भी तारा जो है उसका जो रंग है उसके तापमान पर निर्भर करता है और तापमान जो है वो तारे के द्रव्यमान का कुछ संयोजन और उसके उत्पत्ति काल पर निर्भर करता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो दोस्तों आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है वो हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति नापने के लिए किया जाता है। सॉरी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट नापने के लिए किया जाता है। अर्थात आयोडीन का जो प्रयोग है वो कार्बोहाइड्रेट नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आयोडीन जो है दोस्तों वो स्टार्च परीक्षण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग स्टार्च की उपस्थिति के लिए किया जाता है। आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर प्रश्न कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हम लोग देखेंगे, नीचे भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, स्किप करके लेंगे और उसको ढूंढेंगे। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। तो दोस्तों हाल्स्टीन फ्रीजियन जो है वो देसी प्रजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो कि 16/2/2015 को आयोजित करवाई गई थी उसका हम लोग पूरे जीके जीएस पोर्शन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सेट की ओर। तो इस तरीके से 19 सेट कवर कर लेने के बाद अब हम लोग प्रवेश करेंगे 20वें सेट में जो कि बीएसएससी सचिवालय सहायक जो कि पीटी अर्थात प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 23/2/2015 को आयोजित करवाई गई थी उसका हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों ये जो सेट है 20 नंबर जो कि बीएसएससी के द्वारा सचिवालय की सहायक परीक्षा करवाई गई थी प्रारंभिक परीक्षा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक जो कि हम लोग अभी तक 19 सेट को कवर कर चुके हैं और अब हम लोग करेंगे इसमें 20 नंबर सेट को जो कि द्वितीय स्नातक स्तरीय जो कि सचिवालय सहायक की परीक्षा है उसको आयोजित करवाई गई थी उसका हम लोग पे यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। 23/2/2015 को दोस्तों ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई थी, वे क्या थे। तो दोस्तों गैब्रिएल गार्सिया मार्केज जो थे वे थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार। दोस्तों कोलंबिया के वो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते थे जो कि 17 अप्रैल 2014 को मेक्सिको सिटी में उनका 77 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। दोस्तों स्पेनिश भाषा के साहित्यकार हुआ करते थे मार्केज और उनको 1982 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता। दोस्तों वर्ष 2014 में विंबलडन महिला का एकल खिताब जो है वो पेट्रा क्वितोवा ने जीता था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात किया जाए दोस्तों विंबलडन का तो विंबलडन जो है वो दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और इसे सबसे प्रतिष्ठित जो है प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। 1877 ईस्वी के बाद में यह प्रतियोगिता जो है वो विंबलडन के लंदन उपनगर में ऑल इंडिया क्लब में आयोजित की जाती रही है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों पहला है मिस्र काहिरा, केन्या नैरोबी, सूडान और खार्तूम। अब डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो दोस्तों इसमें जो है वो डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ देश की राजधानी की जो युग्म दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है दोस्तों वो केप टाउन है और जोहान्सबर्ग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों एक गाइड है एक उपन्यास है जिसका नाम है द गाइड, उसके लेखक हैं दोस्तों RK नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा में महानदी पर ही निर्मित है और यह संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 1947 ईस्वी में शुरू होकर 1957 ईस्वी में निर्मित यह भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी कुल लंबाई दोस्तों 25.8 किलोमीटर है जबकि इसकी ऊंचाई जो है वो 61 मीटर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से
किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो दोस्तों वो है धान की खेती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों धान उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है और भारत में खाद्यान्न की अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का लगभग 74% भाग पर चावल की खेती की जाती है तथा देश की कुल कृषि योग्य भूमि में लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों दिनार जो है वो दोस्तों इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों दिनार मुद्रा के चलाने वाले देश हैं दोस्तों, इसके अलावा भी और देश हैं ईरान के अलावा इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, लीबिया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मालगुडी डेज के जो रचनाकार हैं वो हैं आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो महारत्न कंपनी नहीं है। बात की जाए दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में अवस्थित है और यह भारत के विद्युत क्षेत्र का वित्तीय आधारशिला है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र का जो वन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको जाना जाता है सुंदरवन के नाम से अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का क्षेत्र अर्थात सुंदरवन भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित है और यह जो है वो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र वाला भूमि होता है। दोस्तों इसको मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। दोस्तों किसके द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार को प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला सम्मान है और इसकी स्थापना जो है वो 1980 ईस्वी में की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए ही इस सम्मान को शुरू किया था। दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था गोवा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो दोस्तों बर्मा जो है वो ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में ही बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश को बनाया गया। बर्मा जो कि वर्तमान म्यांमार है वो ब्रिटिश भारत से 1937 ईस्वी में विधिवत रूप से अलग हो गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1916 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बिहार की जो है वो सबसे बड़ी अदालत अर्थात पटना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई थी और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं बिहार के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह स्थापना जो है 1905 ईस्वी में पुणे में की गई थी जो कि महाराष्ट्र में है और इसका उद्देश्य जो था वो था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। फिर इस सोसाइटी के अन्य सदस्य जो हैं वो
इस सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो आजीवन देश की सेवा करने के लिए वचन लेते थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो दोस्तों सिक्किम जो है वो 38वें संविधान संशोधन के तहत 1975 एक्ट के अधीन भारत संघ का एक राज्य बना था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर दोस्तों 1950 ईस्वी में ही की गई थी और वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में जंगली गधे अर्थात घोड़ेखुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो पाए जाते हैं कच्छ के रण में। अर्थात भारतीय जंगली गधे को खुर या धुरखुर के नाम से भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम इक्वस हेमियोनस है। दोस्तों यह भारत के गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैव मंडल नहीं है? तो दोस्तों वो है काजीरंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न कह रहा है ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो दोस्तों वो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। अर्थात दोस्तों रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय या आग का गोला जो है वो प्रशांत महासागर द्रोणी में स्थित है और वह क्षेत्र वहाँ बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी का विस्फोट होते रहता है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो इस क्षेत्र को परिप्रशांत महासागरीय पेटी भी कहा जाता है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों वो था आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? इसके ऑप्शन को हम लोग स्किप करके लाएंगे क्योंकि ऑप्शन इसका दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थात 3 महीने। दोस्तों बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम जो अवधि है वो 3 महीने की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई दे और अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कॉलन एक्स और कॉलन वाई का मिलान करना है। दोस्तों एक तरफ है कॉलन एक्स और दूसरी तरफ है कॉलन वाई और इसका हमें सही मिलान करना है। तो दोस्तों पहला जो है कह रहा है कृष्णा और वो कहाँ से निकलती है या किससे संबंधित है इसको देखना है। तो दोस्तों वो है कृष्णा जो है दोस्तों वो है महाबालेश्वर अर्थात ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों डी से और दूसरा जो है वो है दोस्तों गोदावरी इसका मिलान जो हो जाएगा नासिक से सी से हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और 3 नंबर जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र इसका मिलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा सांगपो से। फिर आगे बढ़ेंगे और चौथा जो है नर्मदा इसका मिलान हो जाएगा ए से अर्थात 1 का हो जाएगा डी, 2 का हो जाएगा सी और 3 का हो जाएगा बी और 4 नर्मदा का हो जाएगा अमरकंटक ए। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन
27 नंबर प्रश्न कह रहा है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों वो होनी चाहिए 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों ग्राम सभा, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई दे। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो दोस्तों उसका गठन जो है वो किया जा सकता है दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा और छोटा करेंगे दोस्तों, लंबा लंबा ऑप्शन दिया हुआ है इसका। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो दोस्तों वो है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है। ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न कह रहा है मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो दोस्तों उसका आवेदन जो है वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी ग्राम पंचायत का मुखिया जो है वह स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग करना चाहता है तो दोस्तों वो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन जो है वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना पड़ सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? तो दोस्तों वो जो है वो 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है वो वर्ष 1985 ईस्वी में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के काल में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लागू किया गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। दोस्तों यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है 14 दिन के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयक को अगर पारित करने की विधि प्रस्तावित होती है और यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो 14 दिन के बाद उस विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों 33 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो दोस्तों वो जो है 42वां संविधान संशोधन से लाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान का 42वां संशोधन जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1976 ईस्वी के रूप में जाना जाता है, इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया और इसे अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन भी माना जाता है तथा कहीं कहीं इसे लघु संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? दोस्तों वो है नगर पालिकाएं से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों शहरी स्थानीय निकायों के स्वशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए संविधान अधिनियम अर्थात 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1952 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इस संशोधन के दौरान दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कि नगर पालिकाओं को 18 विषय की सूची विनिर्दिष्ट की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की
किस सूची में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों वो जो है वो अनुसूची 1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूची हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 12 हो चुकी है। इसकी अनुसूची 1 में भारतीय संघ के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख होता है और नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का बनना या विलय होना इस सूची में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो दोस्तों वो है आपका बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो थे वे हुआ करते थे दोस्तों जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। दोस्तों राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? दोस्तों बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं, जबकि राज्यसभा की सीटें जो हैं वह हैं 16। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? तो दोस्तों वो थी 10 करोड़। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न कह रहा है सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन को हम लोग लाएंगे तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? दोस्तों तात्कालिक क्वेश्चन के अनुसार उस समय उसका सही आंसर हो जाएगा 38 जिले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न कह रहा है मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा को तय करती है? तो दोस्तों डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इन 2 देशों की सीमाओं के बीच की दूरी तय करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन 2 देशों की सीमा को तय करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो दोस्तों फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन जो है वो ब्राजील में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ब्लड कैंसर को आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार का घातक ब्लड कैंसर है जिससे शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है और इसके आकार में भी परिवर्तन हो जाते हैं और रक्त जो बनाने वाले ऊतक हैं वो ऊतकों का कैंसर जो है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न कह रहा है मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है उस देश का नाम है म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो दोस्तों वो चीन, बांग्लादेश और भारत इन 3 देशों से गुजरती है, जबकि म्यांमार से नहीं गुजरती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिला में स्थित एक मानसरोवर झील है उसके निकट से होकर गुजरती है, जहां इसे यरलुंग त्सोंगपो भी कहा जाता है और इसकी टोटल कुल लंबाई को देखा जाए तो वह 3848 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है साइना नेहवाल
किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो दोस्तों साइना नेहवाल जो हैं वो जुड़ी हुई हैं बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो दोस्तों कीनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है फिजी की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों फिजी की राजधानी जो है वो सुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिजी जो है दोस्तों वो दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप समूह का देश है और यह जो है वो न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जहाँ की राजधानी जो है वो सुआ तथा यहाँ की मुद्रा जो है वो फिजी डॉलर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है ईसवी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मृक्षकटिकम का अर्थ जो होता है वो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों वो है गोरा, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। इसके अलावा गोदान, गबन और रंगभूमि ये तीनों जो पुस्तकें हैं वे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, जबकि गोरा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई दे दे। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? तो दोस्तों वो है SR तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। अर्थात 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों वो रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों इसके बाद 86 नंबर प्रश्न, इसके पहले जो भी प्रश्न है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ प्रश्न दिए गए थे, उसको हम लोग स्किप करते हैं और बढ़ेंगे 86 नंबर प्रश्न पर। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो है गाजर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर प्रश्न कह रहा है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक होता है? तो दोस्तों अगर बैरोमीटर का पारा जो है वो अचानक गिर जाता है तो वो होता है दोस्तों आंधी या झंझावत की संभावना को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? दोस्तों पोलियो का कारण जो है वो है एक वायरस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पोलियो क्या है? वो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो विषाणु से मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है और यह दूषित पानी और भोजन का संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। पोलियो की टीके की खोज जो है वो किया गया था दोस्तों अल्बर्ट साबिन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? दोस्तों एलिसा जांच जो है वो करती है दोस्तों आपको एड्स रोग की पहचान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 90 नंबर प्रश्न कह रहा है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों अंगोरा जो है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात अंगोरा जो है वो खरगोश के बाल से ही प्राप्त किया जाता है, जबकि पश्मीना जो है वो बकरियों के छाल से या बकरियों के बाल से प्राप्त किया जाता है, पश्मीना का ऊन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को।
91 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। तो दोस्तों वो है आपका AB, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो दोस्तों वो है सेव, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 93 नंबर प्रश्न को। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों वो होगा यह पारे या पारद की सतह पर तैरने लगेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस्पात से निर्मित जो गेंद है उसको जब पारे से भरी बाल्टी में डुबाया जाता है तो वो गेंद जो है वो सतह पर तैरने लगती है। इसका कारण यह होता है कि दोस्तों इस्पात का जो घनत्व है वो 7.75 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, जबकि पारे का घनत्व होता है 13.5 kg पर घन होता है। इसकी तुलना में जो है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए जो है वो पारे में तैरने लगती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है। तो दोस्तों वो है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वह है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों रासायनिक या कृत्रिम उर्वरक जो है वो अकार्बनिक कच्चे माल में रासायनिक संचालक को जोड़कर बनाया जाता है और रासायनिक उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है, अर्थात दही किस एसिड के कारण खट्टा होता है। तो दोस्तों वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों दही का निर्माण जो है वो दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा होता है। लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके इसे दही में बदलता है तथा इसे खास बनावट और खट्टा स्वाद प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है डेसिबल का प्रयोग, फिर से देखेंगे दोस्तों। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो दोस्तों डेसिबल का प्रयोग जो है वो होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो दोस्तों वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 99 नंबर प्रश्न को। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, अर्थात कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है। तो दोस्तों इसको हम लोग करेंगे थोड़ा ऊपर और लाएंगे ऑप्शन को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक बार फिर से उस प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न कह रहा था कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए ज़्यादा निमित्त है। तो दोस्तों मांसपेशियों के कार्य करने, अर्थात दूसरा है हड्डियों के विकास, तीसरा है खून के जमने। तो दोस्तों ये तीनों प्रकार में सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों जल में घुलनशील वाले विटामिन है विटामिन सी। दोस्तों जल में विटामिन सी जो है वो घुलनशील होता है बी और सी। दोस्तों बी भी है वो जल में घुल जाता है और सी भी घुल जाता है। इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वे जल में नहीं घुलते हैं बल्कि वे वसा में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग इस सेट को भी पूर्ण रूप से फिनिश कर चुके हैं और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सेट की ओर। दोस्तों तृतीय स्नातक स्तरीय
जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाई जाने वाली है अगले कुछ दिनों में, उसके हिसाब से ये जो सेट है और ये जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें द्वितीयक स्नातक स्तरीय जो परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी द्वितीय स्नातक, उसका हम लोग क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए हैं और ये प्रश्न जो है वो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार ज़रूर फुल्ली वॉच कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सीट की ओर। तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर सेट को, जो कि सचिवालय सहायक की मेंस की परीक्षा है और उसका आयोजन हुआ था 27 मार्च 2016 ईस्वी को। तो द्वितीय स्नातक स्तरीय का जो मेंस की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 27 मार्च 2016 को, उसका हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं इस 21 नंबर सेट में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, और इसमें हम लोग अब देखेंगे ये 21 नंबर जो सेट है उसको, जो कि द्वितीय स्नातक स्तरीय जो सचिवालय सहायक की मेंस की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 27 मार्च 2016 को, उसके बारे में हम लोग उसके एक एक प्रश्न को हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों वो थी स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो एक समिति की गठन किया गया था जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, उसके सिफारिश के आधार पर 1976 ईस्वी के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी उसमें शामिल किया गया था। आरंभ में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी। वर्ष 2002 में 86वें संविधान का संशोधन हुआ और उसके द्वारा इसकी जो संख्या है वो बढ़ के हो गई थी 11। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, द टीन ड्रम जो है वो किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो दोस्तों वो है गुंटर ग्रास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुंटर ग्रास की जो एक कृति है जो है द टीन ड्रम, वो है गुंटर ग्रास की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? तो दोस्तों वो किया था कनाडा के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमयोत्तर रेखा है? तो दोस्तों वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 82.3 मीटर अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देता है। भारत के अधिकांश विस्तृत होने के कारण जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, जबकि लक्षद्वीप, राजस्थान और गुजरात में जो है वो सूर्योदय और सूर्यास्त थोड़ी देर से होता है। समय के इस अंतराल को बांटने के लिए ही दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो पूर्वी को मानक यमयोत्तर रेखा के रूप में निर्मित किया गया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? दोस्तों वो रखी जाती है 1.676 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे मीरा लाल गुना ने जीता, वो किस देश की है? दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन कि मीरा लाल गुना जो है वो किस देश की है? तो दोस्तों मीरा लाल गुना है वो स्पेन की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों उस मूर्ति की ऊंचाई जो है वह है 57 फीट की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसको गोमतेश्वर की मूर्ति को हम लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे वे क्या थे? तो दोस्तों वो एक प्रख्यात विधि वेता हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे आपको वाई वी रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात डॉक्टर वायु वेणुगोपाल रेड्डी, जो कि 1964 बैच के एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो दोस्तों अ पैसेज टू इंडिया जो है वो E.M. फास्टर के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों वो लेखक हैं V.S. नायपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी हैं? तो दोस्तों वे जो हैं वो जर्मनी देश के निवासी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सी तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो दोस्तों 50 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बताया जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16वें नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो दोस्तों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान जो है वो है दोस्तों पन्ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो दोस्तों ये पाथेर पंचाली जो है वो बंगाल सरकार के द्वारा निर्मित और सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित फिल्म थी, और यह एक बंगला फिल्म है जिसे कि 1995 ईस्वी में प्रदर्शित किया गया था। वो दोस्तों किया गया था सत्यजीत राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। आगे बढ़ेंगे और इसके ऑप्शन को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जून, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो दोस्तों वो है व्यापार नीति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों गंगा की जो सहायक नदी है वो है सोन, जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक सहायक नदी है। और दोस्तों सोन जो है वो पटना के निकट गंगा में आके मिलती है, और यह जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो प्रत्यक्षतः जो है वो दक्षिणी पठार से होते हुए गंगा में आके मिल जाती है। फिर अगर इसके और सहायक नदी को देखा जाए तो इसके अलावा घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी बाईं ओर से प्रभावित होने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था वो कहाँ आयोजित किए गए थे? दोस्तों वो किया गया था केरल में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न को कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? दोस्तों वो पत्र किसको लिखकर कर सकता है? तो दोस्तों वो लिख सकता है राष्ट्रपति को, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र लिखकर राष्ट्रपति को पत्र लिख करके
त्याग दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो दोस्तों सूर्योदय है वो सबसे पहले टोक्यो में होगा निम्नलिखित ऑप्शनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो दोस्तों एक मशहूर पेंटिंग है जो हंस दमयंती है, उसके चित्रकार दोस्तों हुआ करते थे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह चित्र जो है दोस्तों वो विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बातें करते हुए दिखाया गया है इस चित्र में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो दोस्तों वो है मैला आंचल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो दोस्तों निर्वाचन आयुक्त को जो है उसको पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा, साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अर्थात दोस्तों ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए यदि निर्वाचन आयोग को पद से हटाने की, तो दोस्तों इसका वही प्रक्रिया होता है जो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, अर्थात महाभियोग के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इन तीनों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं और सही मिलान दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। तो दोस्तों पहला जो है वो कर्नाटक, तो दोस्तों कर्नाटक का जो है वो मिलान हो जाएगा कैगा से, और दूसरा तमिलनाडु जो कि कुड्डनकुलम से, और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश उसका हो जाएगा दोस्तों नरोरा, जबकि गुजरात का हो जाएगा दोस्तों काकरापार, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों पहला कथन है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। दोस्तों ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो कह रहा है डी नंबर ऑप्शन कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। दोस्तों राज्यसभा का जो गठन है वो 1958 में नहीं हुआ था, बल्कि इसका गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को पहली बार इसका गठन हुआ था, और पहली बैठक का आयोजन जो किया गया था वह 13 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। और यह जो है राज्यसभा जो है वो संसद का सबसे ऊपरी सदन होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न कह रहा है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों टाइगर वुड जो है वो गोल्फ से संबंधित है। दोस्तों टाइगर वुड जो है वो एक अमेरिकी पेशेवर जो है वो गोल्फर हैं, और अब वह सबसे सफल गोल्फरों में से एक हैं। दोस्तों लगातार कई सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 गोल्फर भी रहे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों ब्राज़ील में जो है वो नवजात शिशुओं में एक माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है दोस्तों जीका वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है जोवाकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन हैं, वो क्या है। तो दोस्तों वो हैं मेक्सिको का नशीली दवाओं का
तस्कर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो दोस्तों उस समय जो है वो कार्यकाली राष्ट्रपति हुआ करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन्हीं के ऊपर पूरा कार्यभार दे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो हैं अरविंद पानगरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर प्रश्न, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, वो सही देश कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपको यमन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, बोको हरम क्या है? तो दोस्तों बोको हरम जो है वो उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में स्थित इस्लामिक आतंकी एक समूह है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है और यह समूह जो है दोस्तों वो चार नाइजीरिया और उत्तरी कैमरून में भी सक्रिय है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो दोस्तों मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री और 1962 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न पाए जाने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपना भारत में जो है वो प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वो 18 मई 1974 ईस्वी को ही किया था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों वो है सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी का जो उद्गम स्रोत है वो तिब्बत में राकसताल झील के निकट स्थित है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है अर्थात सत्य है? दोस्तों वो जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल्लीकट्टू की बात की जाए तो वो बैलों की लड़ाई से संबंधित एक खेल है जिसका आयोजन वो तमिलनाडु में ही किया जाता है मट्टू पोंगल के अवसर पर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो दोस्तों वो जो है नर्मदा और सोन है जो अमरकंटक से उद्गमित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेलों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों वो है पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर ब्रह्मांड के रचयिता और हिंदुओं के पूजनीय भगवान ब्रह्मा को समर्पित भारत का एकमात्र मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। आगे पढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत का प्रथम ऑर्गेनिक राज्य है वह है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? दोस्तों वो किया था मेनका गांधी केस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को।
45 नंबर प्रश्न कह रहा है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन को हम लोग स्किप करके लाएंगे, इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लड डायमंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल कहाँ के हैं। तो दोस्तों वो तात्कालिक हुआ करते थे जम्मू एवं कश्मीर के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो दोस्तों शराबबंदी जो है वो संविधान की धारा 47 में निर्देशित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, फीफा अर्थात विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों वो किए जाएंगे रूस में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भू स्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह होता है, एक उपग्रह होता है जिसे प्रत्यक्षतः भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द ओल्ड मैन एंड द सी अर्थात द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यासकार अर्थात उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों वो हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो दोस्तों वो किया गया है बीटी कॉटन को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वे स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो वो स्वीडन और नॉर्वे की समितियों के द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और या वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 6 वर्गों में प्रदान किए जाते हैं। स्वीडन सरकार जो है वो भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 54वें नंबर प्रश्न को। दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसके संस्थापक जो थे वे हुआ करते थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1916 ईस्वी में की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करना है। तो दोस्तों देखेंगे कि इसमें कौन सही मिलान है और कौन नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न जो है इसका आंसर कूट में दिया हुआ है, तो पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कूट में से ढूंढने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहले कूट को हम लोग पहले कॉलन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला कॉलन कह रहा है बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान। फिर अगला पढ़ेंगे बक्सा टाइगर रिजर्व और राज्य जो है वो संबंधित है मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है अगला पॉइंट माउंट आबू वाइल्ड लाइफ असरई, ये है पश्चिम बंगाल। अगला है पेंच नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक। और इसके कूट को देखेंगे दोस्तों, तो इसके कूट के अनुसार जो है वो कह रहा है
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो दोस्तों वो है गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है और यह एक स्तनपायी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह जो है वो केवल शुद्ध और ताजे जल में ही जीवित रह सकता है। यह जंतु जो है वो मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश, भारत और नेपाल में बहने वाली उनकी जो सहायक नदियां है उसी में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 57 नंबर प्रश्न जो है वो कूट में दिया हुआ है इसका आंसर। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे ताकि इसका पूरा आंसर पता कर सके हम लोग। फिर पढ़ेंगे प्रश्न को। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। दोस्तों पहला सूची कह रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि और किस क्रांति से संबंधित है, तो दिया है हरित क्रांति, जो कि सही सुमेलन नहीं है। दोस्तों इसका सही सुमेलन किया जाएगा तो वो होगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि अर्थात हरित क्रांति, इसका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला जो है वो हो जाएगा 2 नंबर दुग्ध उत्पादन, वो किस क्रांति से संबंधित है, तो दोस्तों वो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला है मत्स्य उत्पादन, तो दोस्तों मत्स्य उत्पादन जो है वो नील क्रांति से संबंधित है। और अगला जो है उर्वरक क्रांति, जो कि भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है हरा सूचकांक विकसित किया गया है किसके द्वारा। तो दोस्तों हरा सूचकांक जो है वो विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व बैंक की क्षेत्रीय निजी शाखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 10 दिसंबर 2009 को उभरते बाजारों में व्यवसाय के लिए ग्रीन इंडेक्स की शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे और पढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न को कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो दोस्तों वो की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा साहनीवाद, ये नहीं होगा। अगला है SR बोमईवाद, जो कि ये भी नहीं है। अगला है रुदल शाहवाद, जो कि बिल्कुल ये भी नहीं है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन में इसका कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित करने की बात की जाए तो वो दोस्तों की गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, जो कि 1973 ईस्वी में की गई थी इस मामले में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वे हुआ करते थे बेनेगल नरगिस राव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के प्रतिपादन के लिए BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, अर्थात बेनेगल नरसिंह राव को। दोस्तों इस सिलसिले में यदि आगे बढ़ें तो एक और जानकारी उभर के आती है कि वह जो संविधान की लोकतांत्रिक कार्य योजना की सामान्य संरचना और फरवरी 1948 में तैयार किए गए इसके आरंभिक प्रारूप के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों 61 नंबर प्रश्न कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है। तो दोस्तों गलत युग्म पता करना है। मैडम क्यूरी डायनामाइट, जो कि ये पहला कथन है वो गलत है। अगला है NG वेल टेलीफोन का, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है JL बेयर्ड, जो कि टेलीविजन का है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला है जेम्स वाट स्टीम इंजन का, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से एक नंबर जो ऑप्शन नंबर ए जो है वही कथन गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है
अनुवांशिकी की जनक वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों अनुवांशिकी के जो जनक हैं उसको कहा जाता है ग्रैम मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है बीमारियों और उसके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करना है। दोस्तों एक तरफ है स्तंभ 1 और दूसरी तरफ है स्तंभ 2, एक दोनों से मिलान करना है। दोस्तों पहला जो है वो कह रहा है विडाल टेस्ट। तो दोस्तों विडाल टेस्ट जो है वो करवाया जाता है टाइफाइड के लिए। आगे बढ़ेंगे, जो कह रहा है डिक टेस्ट। तो दोस्तों डिक टेस्ट जो है वो करवाया जाता है स्कारलेट लीवर के लिए। ये 5 से मिलान होगा इसका। अगला है टॉर्निकेट टेस्ट। तो दोस्तों टॉर्निकेट टेस्ट जो है वो डेंगू बुखार के लिए करवाया जाता है। ठीक इसी तरह RA फैक्टर जो है वो करवाया जाता है दोस्तों गठिया के लिए, जबकि एलिसा टेस्ट जो है वो करवाया जाता है दोस्तों एड्स के लिए। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, अर्थात ध्वनि तरंगे जो है वो किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि तरंग वैक्यूम अर्थात निर्वात में गति नहीं करती है, क्योंकि इसे गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि तरंग जो है वो एक यांत्रिक तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के विपरीत प्रकाश के समान यांत्रिक तरंगें निर्वात जो कि वैक्यूम में गति नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्हें अपने प्रयास के लिए पदार्थ के दोलायमान होने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा प्रश्न और ऑप्शन सही ढंग से दिखाई दे। इस तरीके से हम लोग हल करेंगे 66 नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलान करना है, और नीचे दिए गए जो कूट दिया गया है उसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो दोस्तों पहला जो है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है दोस्तों उसका सही सुमेल हो जाएगा गुस्सा या डर से। फिर उसी प्रकार अगला जो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का दोस्तों सही सुमेलित हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो है ये एक महिलाओं का हार्मोन है। फिर उसी तरह से इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज है, जबकि फेरोमोन्स जो है वो साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, अर्थात इसका सुमेलित हो जाएगा 2 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। इसको थोड़ा हम लोग और जूम करेंगे और देखेंगे 67 नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, अर्थात एक कार्बन क्रेडिट जो है वो निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो दोस्तों वो है 1000 किलोग्राम CO2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात क्रिस्टेलिन सिलिकॉन जो है वो सौर कोशिकाओं के लिए सबसे प्रचलित और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वस्तु है। इसे सोलर ग्रैंड सिलिकॉन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये कोशिकाएं जो हैं वो पूर्णतः पीएन जंक्शन की अवधारणा पर आधारित होती है। सौर कोशिका जो है वो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्षतः विद्युत में परिवर्तित कर सकती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को। दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो दोस्तों वो बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण जो है वो है पारद विषाक्तता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर प्रश्न को। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है वो है बैकेरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बैकेरल। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 84 नंबर प्रश्न को। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गहरा जामुनी यौगिक
पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है वो क्या है? तो दोस्तों वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहा जाता है दोस्तों कि जब हाइड्रोजन गैस 5 वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत उत्प्रेरक के रूप में उत्कृष्ट गैस के रूप में विभाजित होकर निकलता है, अर्थात निकेल की उपस्थिति में 1800 डिग्री सी पर वनस्पति तेलों जैसा मूंगफली का तेल, बिनौल का तेल और नारियल के तेल से होकर गुजरती है तो तेल अयस्क जो है वो वनस्पति घी के रूप में जम जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो तेलों के हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? अर्थात दोस्तों जो कोका कोला वगैरह होता है उसमें कौन सी औषधि को पाया जाता है? तो दोस्तों वो जो है आपका कैफीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैफीन का प्रयोग जो है वो पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम जो कोला पेय पदार्थ होता है उसमें 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है और कोला पेय पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से कोला जो है वो थोड़ा सा स्वादिष्ट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग और छोटा करेंगे ताकि पूर्ण रूप से क्वेश्चन और आंसर दिखाई दे। तो 87 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही ढंग से सजाना है और उसका सही आंसर बताना है, ये कह रहा है। तो 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक तरफ है सूची 1 में विशेषताएं, जबकि सूची 2 में जो है वो कौन सी जानवर है? तो कह रहा है परहरित कीड़ा। तो दोस्तों इसका सही सुमेलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर फिश। जबकि उड़ान रहित पक्षी जो है दोस्तों इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका कीवी, जो कि उड़ान रहित पक्षी है। आगे है अंग रहित रेंगने वाला। दोस्तों अंग रहित रेंगने वाला जो है वो हो जाएगा आपको मछली। और अगला जो है अंग रहित पशु जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा अंग रहित पशु। अंग रहित पशु जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपको मछली, जबकि अंग रहित रेंगने वाला हो जाएगा सांप। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो दोस्तों दुधारू पशुओं में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसमें हो जाता है मिल्क फीवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिल्क डिजीज जो है अर्थात मिल्क फीवर जो है दुधारू पशुओं में होने वाला एक रोग है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में विद्यमान जो कैल्शियम है उसका स्तर कम हो जाता है और यह स्थिति प्रसव के बाद स्तनपान काल के दौरान जो है वो उत्पन्न होती है, जब खीस उत्पादन के लिए कैल्शियम की मांग होने पर कैल्शियम को संगठित करने की शरीर की सामर्थ्यता में वृद्धि होती है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो दोस्तों ओजोन बायोस्फीयर जो है वो बचाती है अल्ट्रावायलेट किरण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायोलेट। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 90 नंबर प्रश्न को और इस सेट के आखिरी प्रश्न को। कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 भारतीय वन्य जीव नस्ल को सूची 2 अर्थात वैज्ञानिक नाम से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में दिया हुआ है भारतीय वन्य जीव जिसका नस्ल है और दूसरी तरफ है उसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पता करना है और ये ढूंढना है। दोस्तों पहला जो है वो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। तो दोस्तों ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो है वो है उसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस निगरिसेप्स, अर्थात एक का मिलान हो जाएगा 2 से। जबकि बी वाले को देखेंगे तो वो कह रहा है दोस्तों इंडियन रॉक पाइथन। इंडियन रॉक पाइथन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइथन मोलुरस। पाइथन मोलुरस इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों
बी का हो जाएगा 1 से, जबकि सी में है एशियाटिक हाथी। तो एशियाटिक हाथी का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है ये पता लगाना है, तो वो हो जाएगा एलिफिस इंडिकस, अर्थात इसका हो जाएगा 4 से। जबकि 4 नंबर जो है वो डी में कह रहा है स्लैथ बियर, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेलुरस उर्सिनस, अर्थात 3 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम लोगों ने इस सेट को पूर्ण रूप से कवर कर लिया है और अब देखेंगे अगले सेट को। दोस्तों ये जितने भी सेट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। खासकर ये जो अभी जो हम लोग मेंस का ये बिहार एसएससी का जो मेंस की परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी, इसके प्रश्न जो हैं वो आने वाले बिहार एसएससी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसको एक सरसरी निगाह से देख लेना उचित रहेगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, अगले सेट को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।